हो गया। इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय जल ग्रिड एक वरदान। ठीक। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। देश की कृषि मानसून पर आश्रित है। भारतीय मानसून अनिश्चित एवं अनियमित है। इसलिए भारतीय कृषि उद्योग आंतरिक जल परिवहन पेयजल के लिए जल की आवश्यकता है। ये पता है, सर्वविदित है। भारत का सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब है, इसलिए पश्चिम भारत में सूखा या जलाभाव तथा पूर्वी भारत में बाढ़ या जल प्लावन रहता है। कहीं पे सूखा, कहीं पर बाढ़। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या हुआ, इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग, सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन, इसको हाईलाइट कीजिए। यहां से क्वेश्चन बना है कि बाढ़ और सूखा, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, इस समस्या का समाधान कैसे किया गया। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना दी, किसने दी, केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग यानी सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन ने दी। जिसके दो संगठक हैं, नंबर 1 जल का पूर्व से पश्चिम प्रवाह, नंबर 2 जल का उत्तर से दक्षिण प्रवाह। ठीक है। प्रथम संगठक के अंतर्गत नर्मदा नदी के जल को नर्मदा नहर द्वारा गुजरात में सिंचाई एवं पेयजल हेतु पहुंचाया जाएगा। पहुंचा दिया गया है, पहुंचा दिया जाएगा नहीं, पहुंचा दिया गया है। इसके अतिरिक्त चंबल नदी का जल कोटा जलाशय से जोधपुर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे चंबल राजस्थान लिंक कहा जाएगा। और मैंने देखा भी है 1992 1994 में मैं अहमदाबाद गया, साबरमती में सूखी पड़ी थी, मतलब पानी नहीं था। लेकिन इस समय देखते हैं, बताया जाता है कि ठीक ठाक पानी है। घाटों में क्या है, लोग स्नान करते हैं, काफ़ी चीज़ें क्या हुई हैं, सुधरी हैं। ठीक है। तो कोटा जलाशय जोधपुर तक पहुंचाया जाएगा, जिसे चंबल राजस्थान लिंक कहा जाएगा। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में पेरम्बिकुलम अलियार तथा पेरियार विशाखन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केरल तमिलनाडु में पेरम्बिकुलम अलियार पेरियार विशाखन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उत्तर दक्षिण संगठक के अंतर्गत पंजाब के अमृतसर जिले में सतलज नदी पर बने हरिके बैरेज से जोधपुर तक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिससे राजस्थान में सिंचाई पेयजल वानिकी के लिए जलापूर्ति की जाती है। इसमें दूसरी योजना गंगा कावेरी लिंक है। गंगा कावेरी लिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें गंगा नदी का जल पटना के पास से उठाया जाएगा तथा यह सोन नदी के सहारे लिफ्ट नहर द्वारा मध्य प्रदेश के बारगी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। यहां से इसे आवश्यकता पड़ने पर नर्मदा नदी में प्रवाहित किया जाएगा, किंतु इसका मुख्य उद्देश्य जल को कावेरी नदी तक नहर द्वारा पहुंचाया जाना है। अब सोचो आप, गंगा का पानी कहाँ रह गई कावेरी, नीचे दक्षिण में कहाँ रह गई गंगा। तो गंगा के पानी को पहुंचाया जाएगा कहाँ तक, कावेरी नदी तक। लेकिन ये जो बारगी जलाशय है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के हैं। लिफ्ट नहर मतलब ऊंची होती है नहर, लिफ्ट नहर द्वारा, लिफ्ट नहर मतलब जो ढाल है वो दिया जाता है, ऊंचाई पर बनती है नहर। लिफ्ट नहर द्वारा मध्य प्रदेश के बारगी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से इसे आवश्यकता पड़ने पर नर्मदा नदी में भी प्रवाहित किया जाएगा, है। किंतु इसका मुख्य उद्देश्य जल को कावेरी नदी तक नहर तक पहुंचाया जाना है। और कितनी प्रसन्नता होती है मुझे पता है। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है बड़ेथी, धरासू सुना होगा। ठीक है। भागीरथी बहुत नीचे है। कहाँ, चिन्ना रिसोर्ट सुना है, बड़ेथी चिन्ना रिसोर्ट सुना है, नहीं सुना, घूमो वही उत्तराखंड का पता चलेगा। तो मैंने अपने बचपन में देखा है कि भागीरथी बहुत नीचे है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर रास्ता तय करके जाना पड़ता है नीचे। लेकिन वहां क्या करते हैं, वो उस जमाने में हैवी मोटर लगा रखी थी और बहुत ऊंचाई पर नहर में पानी आता था, किसका, भागीरथी का। इतनी प्रसन्नता होती थी उस भागीरथी के पानी को देखकर, और उससे सिंचाई होती थी। बहुत अच्छा एग्रीकल्चरल बोल सकते हैं वहां पर, टमाटर की उत्पादन और अन्य चीजों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है वहां पर। तो अब आप सोचो कि जब कावेरी नदी पर गंगा का पानी दिखेगा तो कितनी प्रसन्नता होगी वहां के लोगों को। समझ में आ रहा है, यानी हिमालयी क्या सदावाहिनी नदियों का पानी कहाँ। चलो जी, फिर क्या है, इस परियोजना का कुनूल कुडप्पा नहर वाला भाग पूरा है। इसका उद्देश्य चेन्नई शहर को पेयजल की आपूर्ति तथा कावेरी डेल्टा में धान की सिंचाई है। आगे
पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना पूर्ण हो जाने पर, ये जो ग्रिड बोल रहे हैं ना हम, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी होते हैं, आपको ये पता है? ऐसा नहीं होता कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट की हमने तो यहीं वालों को मिलेगी। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काफी दूर तक भेजी जाती है, ग्रिड बनता है, कभी कहीं पर लोड पड़ता है, कभी कहीं पर पड़ता है। अब दिवाली आने वाली है, बहुत ज्यादा लोड होगा किस पर? विद्युत विभाग पर। तो फिर कैसे पूरा किया जाता है? तो ये जो ग्रिड अगर ना होता तो पता नहीं कितनी बार आपकी जो लड़ियां हैं जो आप लगाते हो, पता नहीं कितनी बार क्या होती, मतलब शहर पता नहीं कितनी बार अंधकार में होता। अब सबने लड़ी लगानी है तो कितना प्रेशर होता होगा, यानी ज्यादा विद्युत की आवश्यकता होती है ना। तो वहां पर भी ग्रिड है, ऐसी जल में भी जल ग्रिड जो संकल्पना है वो देश के लिए बहुत ही अच्छा है। जल ग्रिड की संकल्पना पूर्ण हो जाने पर देश में लगभग 22 लाख मिलियन घन मीटर से अधिक अतिरिक्त जल का उपयोग हो सकता है। देश का 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त सिंचाई व 4000 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन प्राप्त हो सकेगा, जो भारत के लिए वरदान सिद्ध होगा। मगर एक चीज ध्यान रखना, बहुत प्रसन्न होने की भी आवश्यकता नहीं है कि हम क्या करेंगे, जल का प्रयोग करेंगे, अधिकाधिक प्रयोग करेंगे। अरे भाई, बंगाल की खाड़ी है, वहीं पर तो जाता है पानी। अब सारा पानी क्या करेंगे, खेतों में, पेयजल में, इस चीज में यूज करेंगे तो क्या होगा? वही हाल होगा जो एक दिन अकाल में सीर दरिया, आम दरिया उसको पोषित करती थी। ठीक है, बहुत बड़ा क्या था, मतलब है तो वो लेक, नीचे उज्बेकिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अराल सी है। अब क्या होता है, वो जो सीर दरिया और आमू दरिया है ना, तो किसानों द्वारा अपने कॉटन की खेती के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, अन्य चीजों के लिए क्या करने लग गए, उस जल का प्रयोग इधर उधर क्या कर दिया उन्होंने, ले गए। और एक दिन ऐसा आया कि अराल सी क्या होता चला गया, सूखता चला गया, और बिल्कुल संकट में है जिसे बोलते हैं अराल सी। आप उसकी इमेजेस देखिए, गूगल अर्थ पे जाइए, उससे इमेज देखिए कि पहले अराल सी कितना था, अब अराल सी कितना है, पहले कैस्पियन सी कैसा था, अब कैस्पियन सी कैसा है। तो संकट तो हो गई जब पूर्ति नहीं होगी। और ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, चाहे कैस्पियन सी का डिप्रेशन हो वहां से क्वेश्चन पूछा, चाहे अराल सी का जो सूखा हुआ पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा, है ना। और अराल सी में आप देखेंगे बड़े बड़े जहाज, अब रेत, बड़े बड़े जहाज रेत में फंसे हुए, मतलब जंग लग चुका है उनका। ठीक है, उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है, खाद्य जो आवश्यकता है वो पूरी होगी इतनी बड़ी जनसंख्या की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ क्या है, छेड़छाड़ तो है। देश का 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त सिंचाई व 40 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन प्राप्त हो सकेगा, जो भारत के लिए वरदान सिद्ध होगा। ध्यातव्य है कि देश की सभी प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने की भारत की योजना का बांग्लादेश ने विरोध किया है। उसके अनुसार भारत की इस परियोजना से उसकी अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण को गंभीर क्षति होगी। उसका कहना भी ठीक है वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन वहां तो बाढ़ आती है, बाढ़ों से ग्रसित रहता है बांग्लादेश, उसमें कमी आएगी, उनको धन्यवाद करना चाहिए कायदे से। लेकिन हाँ, अगर मैं पर्यावरण विधि की दृष्टि से देखता हूं तो नुकसान होंगे। ठीक है, ज्ञातव्य है कि इस दिशा में पहल करते हुए अक्टूबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को एक कार्यदल गठित करने का निर्देश भी दिया था, जिस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए सरकार ने मार्च 2004 में, अब ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सीसी पटेल की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन कर दिया था। 2012 में एक बार फिर इस दिशा में पहल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी नदियों को आपस में जोड़कर जल बहुल नदियों का अतिरिक्त पानी सूखे वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने की केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिस पर काम काफी समय से शिथिल व लंबित है, के समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हो गया, आईएएस हो गया मेंस 2003, 1990 हो गया, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन बनेंगे यहां से फिर दोबारा। चलो जी आगे। क्या आप जानते हैं, हाँ जी हम जानते हैं कि संकोच परियोजना भारत भूटान की, दिखा दो थोड़ा सा, कहाँ गई वो, अरे ऊपर दिखाओ भाई। संकोच परियोजना भारत भूटान की परियोजना है, संकोच नदी पर है। चूखा परियोजना, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है, चूखा परियोजना। ठीक है, पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल की है।
महाकाली पर है, चूखा वांगचू नदी पर है, टनकपुर परियोजना भारत नेपाल की महाकाली पर है, कोसी परियोजना बिहार नेपाल की कोसी नदी पर है, शारदा बैरेज काली नदी पर है, भारत नेपाल की है, ताला परियोजना, ये ताला, चूखा, संकोश, ये तीनों क्वेश्चन बने हुए हैं। भूटान दरअसल हम पर ही निर्भर है, उसकी जो अधिकतर परियोजनाएं हैं उनका निर्माण हम ही करते हैं, भारत करता है, छोटा भाई है हमारा, ठीक है। तो क्या है, और भी हैं भूटान की परियोजनाएं, ये तीन ही नहीं है, ये तीन तो पुरानी हैं जो लगभग मेरे ख्याल से पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो नई परियोजनाएं हैं जिन पर साइन होता है कि भाई ये करना है, भूटान को भी फायदा मिलता है, विद्युत मिलती है, और हमें भी उससे क्या होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता है। आगे आइए भाई, ड्रिप फार्मिंग, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, सिंचाई की वह विधि जिसमें सिंचाई के जल को पौधों के जड़ क्षेत्र, रूट जोन में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है, ड्रिप सिंचाई या बूंद सिंचाई कहलाती है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पीसीएस में, इतना ही लिखना है बस। ट्रिकल इरिगेशन क्या बोलते हैं, पौधे को, एक बार क्वेश्चन पूछा पौधे को क्या आवश्यकता होती है, तो पौधे को जल और सनलाइट, मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती। ये भ्रम है क्या कि मिट्टी में ही होगा, अब ये आपने देखा होगा और आपके पूर्वजों ने आपको बता दिया। वैसे तो क्योंकि कृषि प्रधान देश था तो हमारे त्योहार भी वैसे ही थे, नवरात्रि मनाते हैं, 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। उन्होंने सिखाया आपको बच्चों को कि ऐसे होती है खेती, पूजनीय बनाया उस खेती को, क्या किया, और बताया उन्हें कि ऐसे बोने से क्या होता है, फिर हरियाली होती है, फिर हरियाली को लास्ट में काटा जाता है, फिर कान पे लगाकर। हमने उसको सिर्फ पूजा मान लिया, लेकिन वो एक तरह से क्या थी, ट्रेनिंग थी। क्या थी, एक किसान अपने बच्चों को किस चीज की ट्रेनिंग देगा, इसी चीज की देगा, है ना, और साथ में कहा सम्मान करो इसका, पूजनीय बनाया उसको। तो अच्छा, वैसे भी अगर आप चने रख दो, कोई भी चीज रख दो, पानी में रख दो तो उसमें अंकुरित हो जाता है, तो इसका मतलब क्या चाहिए, उसको थोड़ी सी लाइट चाहिए, बाकी पानी चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा पानी डालना भी समझदारी का काम थोड़ा होता है। इजराइल ने बताया ड्रिप फार्मिंग क्या होती है, ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, ट्रिकल इरिगेशन कहलाता है। इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। अब यह है, इजराइल बड़ा हॉट टॉपिक है भाई, इजराइल पे जितना भी मिल रहा है उसको पढ़ते रहिए। विधि अन्य देशों में भी लोकप्रिय होती जा रही है। सिंचाई की यह विधि ऊसर, रेतीली मृदा, बागों की सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विधि का उपयोग मुख्यतः अंगूर, नींबू और अन्य फल वृक्षों एवं सब्जियों में किया जाता है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइनें खेत में बिछाई जाती हैं, फिर जगह जगह पर क्या छोड़ा जाता है, नोजल छोड़ी जाती है, धीरे 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 करके, क्या एक बार का खर्चा है, एक बार में खर्चा होता है। उसके बाद क्या आवश्यकता अनुसार जगह जगह पर नोजल लगाए जाते हैं, नोजल से जल निकलकर मृदा को धीरे धीरे नम करता रहता है, ठीक है। इस विधि द्वारा, और ये खाली पौधों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो दिन में, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे तो विद्यार्थी को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का खाओ, ऐसे मत खाओ कि खाना आया और बस हाँ जी 20 पराठे, है ना, वो खराब होता है, ठीक है। हल्का हल्का छोटी छोटी बाइट्स में प्रॉपर चबाकर, मोबाइल देखकर ना खाएं, टीवी देखकर ना खाएं, जिस समय खाना खाएं तो खाने को देखकर खाएं, ठीक है। रस पैदा होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ऐसे ही पौधों का ड्रिप फार्मिंग, थोड़ा 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 करके बड़ा अच्छी फसल होती है उसमें। फसल उत्पादन में 30 से 50% की वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा खरपतवारों पर नियंत्रण इस विधि के अन्य लाभ हैं। देखो ना, इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, डेजर्ट है पूरा, कैसा है, ऐसी मिट्टी थोड़े है, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, हमारे पास क्या है। सबसे बड़ा जो खजाना है हमारे देश के पास, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के मैदान है, क्या है, कोस्टल प्लेन्स है ना। छत्तीसगढ़ के वो मैदान है जिसकी वजह से उसे धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का रायचूर दोआब है। तो इतनी फर्टाइल लैंड, उसको हम अगर ढंग से यूज करें तो हम तो पूरे विश्व को क्या कर सकते हैं, खिला सकते हैं। अभी भी हमने क्या किया है, मतलब अभी भी बहुत अधिक स्थानों पर पारंपरिक तरीके से ही खेती हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से कीजिए। क्या कीजिए, वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो
अच्छा होगा। पंतनगर बताता है आपको क्या करना है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से 35 से 75% पानी की बचत होती है। यह विधि ऊंची नीची मृदा के लिए उपयुक्त है। इसमें श्रावण एवं वाष्पन न्यूनतम होता है। 60 से 80% श्रम की बचत अन्य विधियों की अपेक्षा होती है। फसल उत्पादन में 30 से 50% की वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, खरपतवारों पर नियंत्रण। खरपतवार किसको बोलते हैं? हाँ, वीड्स। खरपतवारों पर नियंत्रण होता है। इस विधि के अन्य लाभ हैं, और कई केमिकल आ गए हैं, खरपतवार होगा ही नहीं। मगर यूज तो कर रहे हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इकोलॉजी के साथ खेल कर रहे हैं। किंतु इस सिंचाई विधि को अपनाने में तकनीकी ज्ञान, स्वच्छ सिंचाई जल और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पुनः यह विधि अधिक ऊंची नीची मृदा के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है। उसके बाद छिड़काव सिंचाई, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। ये क्या होती है? इस विधि के द्वारा हवा में फवारे के रूप में पानी का छिड़काव किया जाता है, जो मृदा की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। वर्षा धीरे धीरे की जाती है, जिससे कहीं कहीं पर पानी जमा ना होने पाए। इस विधि की रूपरेखा में पंप, मोटर, मुख्य रूपरेखा और फवारा निकाय आदि प्रमुख होते हैं। ये भी छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। और कुछ भी कर लो, कितना भी सिंचाई कर लो, जो एक बारिश में जो दम होता है मिट्टी में से क्या करने का, आपने देखा होगा कि आप कितना भी क्या करो, सिंचित करो, लेकिन एक बारिश आएगी तो अपने आप ही क्या होंगे, अंकुर फूटने लगेंगे। चाहे घास फूस हो, कोई भी चीज हो, इतनी हरियाली हो जाएगी पूछो मत। होती है। बाकी टैंक खाली कर दो आप। प्रकृति तो प्रकृति है। यह एक प्रचलित विधि है जिसके द्वारा पानी की लगभग 30 से 70% तक बचत होती है। यह विधि रेतीली मृदा, ऊंची नीची जमीन और यही है। हाँ जी, जहां पर पानी की उपलब्धता कम है वहां पर उपयोग की जा सकती है। इस विधि के द्वारा कपास, मूंगफली, तंबाकू तथा पुष्प आदि फसलों में सिंचाई की जाती है। सिंचाई करते समय वायु तेज नहीं होनी चाहिए। पके फलों को फवारे से बचाना चाहिए। ध्यातव्य है कि सिंचाई की इस विधि में कवकनाशी, कीटनाशी, उर्वरकों का प्रयोग सुगमता से किया जा सकता है। रेगिस्तानी इलाकों के लिए छिड़काव सिंचाई सर्वोत्तम विधि के रूप में संस्तुति की गई है। बिहार पीसीएस मेंस में पूछ लिया कि कौन सी होती है। जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पे छिड़काव सिंचाई सबसे अच्छी मानी जाती है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद फर्टिगेशन में क्या है? फर्टिगेशन का अर्थ है सिंचाई जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना, जिससे उर्वरक एवं सिंचाई जल दोनों का ही उपयोग क्षमता बढ़ जाए। यह एक प्राचीन विधि है जिसका उपयोग एथेंस के ग्रोव्स वृक्षों में पोषक तत्व एवं सिंचाई जल प्रदान करने के लिए किया जाता था। अभी तो मैंने बताया नहीं आपको कि कुछ देश ऐसे हैं जो कमरों के अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे जितना बड़ा है कमरा है उससे 2 ट्रक टमाटर निकाल रहे हैं, अलग अलग फसलें निकाल रहे हैं, मिट्टी में थोड़े उगा रहे हैं, जेल ले रहे हैं, एक जेल टाइप का होता है उसमें बीज बो रहे हैं। उसमें जैसे ड्रिप नहीं चढ़ाते वैसे ही उसको क्या कर रहे हैं, पौष्टिक चीजें प्रदान कर रहे हैं, और वो ऊपर तक जा रहा है। टमाटर का पौधा इतना ही देखा हमने, वो पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, कितनी मंजिल तक जा रहा है। उसमें टमाटर अंगूर की तरह लग रहे हैं। ठीक है। एक ही जगह से क्या, मतलब टेरेस में हो रही है खेती, मतलब जैसे एक यहाँ पर हो रही है, फिर ऊपर हो रही है ऊपरी मंजिल पर, फिर तीसरी चौथी मंजिल पर हो रही है। इस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि भूमि की कमी है उनके पास। ठीक है। इवन जो लोग हमें ये बोल रहे हैं ना कि आप गंदा पानी पीते हो, तो यूरोप में कई देश ऐसे हैं जहां सीवरेज का जो पानी होता है उसको रिफाइन करके फिर क्या क्या किया जाता है, पीते हैं लोग। ये पता है? नहीं पता। हम तो चलो हम पर यह आरोप लगाया जाता कि हमने सारा क्या कर दिया, नदी में छोड़ दिया। सीवरेज जो है प्लांट लगा दिए हमने, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको नदी में छोड़ते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर उसको पूरा प्योर करके क्या करते हैं, फिर दोबारा पीने योग्य बनाते हैं। अब सोच लो आप, क्या ऐसे देशों में जाना चाहोगे? तो इसके आधुनिक स्वरूप का जन्मदाता इजराइल को माना जाता है। अब देखो फर्टिगेशन का भी कौन है, इजराइल। अब क्यों? नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी थी, जनसंख्या ज्यादा थी, उनकी खाद्य मांग को पूरा करना था, तो कैसे करेंगे?
ऐसे ही करेंगे। इसराइल में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम MIS, जिसमें कि ड्रिप, जेट्स, सूक्ष्म फवारे, जेट्स है वो है, ड्रिप, जेट्स, सूक्ष्म फवारे आदि आते हैं, के विकास के साथ ही आधुनिक फर्टिगेशन को बढ़ावा मिला। इस विधि द्वारा एक तत्वीय अथवा बहुतत्वीय उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। इससे सिंचाई, जल तथा उर्वरक दोनों की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसे तो हमारे किसान भी करते हैं, जहां पर क्या होता है, पंप होता है, पंपिंग मशीन होती है, वहीं पर गोबर डाल देते हैं। करते हैं ऐसे कि नहीं करते, है ना? तो वहीं से पोषक तत्व देते थे हमारे लोग, जहां से नहर जाती थी उसमें गोबर डालते रहते थे। गोबर डालने से क्या होगा कि वो पूरे खेत में फैलेगा। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। बहुतत्वीय उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। इससे सिंचाई, जल तथा उर्वरक दोनों की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। इसका उपयोग बाग बगीचे, सब्जियों, आगे ग्रीन हाउसों में पुष्पों आदि की सफलतापूर्वक किया जाता है। कपास, मक्का, तंबाकू आदि में यह विधि उपयोगी पाई गई है। इस विधि में उर्वरक स्वभाव में पूर्ण घुलनशील एवं सिंचाई जल की अभिक्रिया विहीन होना चाहिए। यह गुण नाइट्रोजन तथा पोटेशियम उर्वरकों में मिलता है, अतः उक्त उर्वरक इस विधि का प्रयोग के लिए उपयुक्त होते हैं। फूल भी खरीद ले लोग, और बड़े महंगे आ रहे फूल, बुके, है ना? और क्यों आ रहे महंगे? क्योंकि ग्रीन हाउस में उगाए जा रहे हैं, साथ में उन पर कॉस्ट आती है। एक गुलाब का फूल लेके देख लो, पहले लोग अपने घरों में लगाते थे, है ना? और ये तो मैं बोल ही रहा हूं कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपके आगे आंगन में कहीं पर क्या होना चाहिए, छोटा सा एक खेत होना चाहिए, जिसमें आप धनिया, फूल, मिर्च, हरी मिर्च जिसे बोलते हैं, कुछ छोटी मोटी सब्जियां लगाओ, तो अपने आप ही सब्जियों के रेट क्या हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अगर लगाएगा तो सब्जियों के रेट अपने आप क्या हो गए, है ना? और अच्छा भी मिलेगा खाने को। गोबर डाल के बनाएं, उसको लगाएं। चलो जी, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम आगे। ये कभी IAS के क्वेश्चन रहा है, ये वाला कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम मुख्य परीक्षा। काफी पुराना है, बहुत पुराना है, कई बार पूछा जा चुका है, पहले पूछा जाता था, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। केंद्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी CADP 5वीं योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्ष 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी और मझौली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। आगे मोटे तौर पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत खेतों में नालियों तथा फालतू पानी के विकास के लिए नाले बनाने का काम, भूमि का उचित आकार के भूखंडों में विभाजन, खेतों के लिए सड़कें बनाना, चकबंदी की व्यवस्था करना। चकबंदी समझते हैं? चकबंदी, हदबंदी, बिखरे हुए खेत को एक जगह पर देना किसान को। आपका एक खेत यहाँ पर है, 2 खेत आपके श्यामपुर में है, 3 खेत आपके रायवाला में है, 4 खेत आपके वो तपोवन में है। क्या खेती कर पाओगे? अपने बैल और हर को लेके कहाँ कहाँ जाओगे? क्या अच्छी खेती होगी? नहीं होगी। तो क्या करेंगे कि हम आपस में समझौता करेंगे, रायवाला वाले किसान से, श्यामपुर वाले किसान से, उसको वहीं पर देंगे, और उसकी जमीन फिर माना आपको यहाँ पे लेनी तो यहाँ पर मिलेगी। कठिन काम होता है, कोई भी अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या करता है जो शासन है, सरकार है, वो क्या करती है, चकबंदी का प्रयास करती है। क्या करती है? हदबंदी में बोला जाता है भैया इतनी भूमि होगी एक व्यक्ति के पास, इससे ज्यादा कृषि भूमि नहीं रखनी है, इससे ज्यादा आवासीय भूमि नहीं रखनी है ना? पहले होते थे जमींदार, इतनी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, किसी के पास तो कुछ नहीं है, किसी के पास पूरा शहर जिसे बोलते हैं। तो ये चकबंदी समझ में आ गया? कहां पे है चकबंदी? चकबंदी की व्यवस्था करना, जोतों की सीमा का पुनर्निर्धारण करना, जोत का आकार, जोत का आकार मतलब जोत के आकार का निर्धारण करना, बारी बारी पानी देने की बाड़बंदी प्रणाली लागू करना। सर फूट जाते हैं सुबह सुबह रात को पानी लगाने के चक्कर में, मेरा पानी क्या कर दिया, तोड़ दिया। किसानी में ये सबसे बड़ी समस्या है, बारी बारी जो पानी का वो होता है,
मंडियों एवं गोदामों का निर्माण तथा कृषि संबंधी कार्यों के लिए भूमिगत जल के विकास के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। और खाली उत्पादन ही इंपॉर्टेंट थोड़ा है, फिर गोदामों का भी निर्माण करना पड़ता है, कोल्ड स्टोर का निर्माण करना पड़ता है। तो सरकार के बड़े समस्याएं हैं भाई, आपके माध्यम से ही करेगी वो, जब आप क्या बनेंगे। एक हम पढ़ते थे अपने समय में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता था कि यार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जब ये होता है ना, कोरोना जैसी समस्याएं आती हैं, हम सोचते थे क्यों बनाता है बार बार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे क्यों बनाता है क्वेश्चन, ऐसा क्या है, मतलब जो डीएम होगा उससे क्या मतलब कि समस्या वैसे भी चल रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जब आपदा आती है, युद्ध होता है, जब कोरोना जैसी समस्या आती है, तब पीडीएस ही काम आता है। तब शासन का सबसे बड़ा काम क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। घर घर क्या करना, अनाज पहुंचाना, घर घर, मतलब कोई भूख से ना मरे, तो बहुत बड़ा काम होता है। देखा होगा आपने, पता नहीं भाग्यशाली हो कि अभागे हो कि आपने वो काल देखा, कौन सा, कोरोना काल देखा। ठीक है, तो काफी चीजें समझ में आई होंगी। 1974 में 60 बड़ी और मध्य परियोजनाओं के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 60 बड़ी और मध्य परियोजनाओं के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मार्च 2004 के अंत तक इसके तहत 310 परियोजनाएं शामिल की जा चुकी हैं, जिसमें 284.5 लाख हेक्टेयर खेती योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार लाया जा रहा था। ये क्षेत्र 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। अप्रैल 2004 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रबंधन कार्यक्रम CADWM वाटर मैनेजमेंट जोड़ दिया, उसमें क्या जोड़ दिया, वाटर मैनेजमेंट जोड़ दिया। नाम दिया गया है IAS मेंस 2000 में पूछा जा चुका है। आगे रिवर बेसिन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, नदी बेसिन संपूर्ण नदी अपवाह क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली परियोजना होती है। उदाहरण के लिए यदि कावेरी नदी बेसिन के लिए योजना बनाई जाए तो केरल और कर्नाटक के पर्वतीय भागों में जल विद्युत, कर्नाटक के पठारी भागों में पशुपालन एवं तमिलनाडु व पुदुचेरी के मैदानी भागों में कृषि का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार संपूर्ण बेसिन क्षेत्र में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए अब कमान क्षेत्र के स्थान पर नदी बेसिन विकास की अवधारणा पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। ऐसी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए बेसिन के जल संसाधनों का सर्वेक्षण जरूरी है। परंतु मुख्य समस्या यह है कि विभिन्न नदियां कई राज्यों से होकर बहती है। राज्य जल संसाधनों के बारे में भ्रामक सूचनाएं दे सकते हैं। साथ ही राज्य सूची का विषय होने के कारण जल संसाधनों के बंटवारे व उसके उपयोग करने के तरीकों के बारे में विवाद हो सकते हैं। अतः नदी बेसिन परियोजनाओं को लागू करने के लिए व इनकी प्रभाविता को बढ़ाने के लिए नदी जल को राष्ट्रीय सूची का विषय बनाने की ओर पहल की गई है। पहल जरूरी है। वर्तमान समय में 23 वृहद नदी बेसिन व 200 लघु नदी बेसिन है, जिन्हें पदानुक्रमित करते हुए विकास की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। बहुत बड़ी बात कही इसने कि ये कार्यक्रम चला तो ले, लेकिन भ्रामक सूचनाएं फैलेंगे। हमें याद है कावेरी जल विवाद, इतना बड़ा विवाद कि दुश्मन हो गए कौन, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, सब दुश्मन हो गए आपस में, एक दूसरे की शक्ल देखने के तैयार नहीं। सिर्फ किस चीज के लिए, और सिर्फ क्या फैलाया गया कि भाई डैम की ऊंचाई ज्यादा कर दी, डैम की ऊंचाई कम कर दी, सारा पानी वो राज्य ले लिया। तो इतना बड़ा विवाद इतने सालों तक चलता रहा, वो विवाद अभी भी है लोगों के दिमाग में, है ना। तो इन बड़ी, इससे क्या होगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कई चीजें होती हैं अच्छी होती हैं। किसान बिल था, अच्छा था, लेकिन भ्रम फैलाया गया, वापस लेना पड़ा सरकार को। किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में एक अच्छा प्रयास था। आपने यही बोलना है, अगर आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सरकार की किसी भी नीति का क्या नहीं करनी है, आपने अवहेलना नहीं करनी है, अच्छा ही बताना है, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। द हिंदू क्या कर रहा है कि सरकार विरोधी थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, कहीं कहीं पर वो विरोध करता है, तो कहीं वो विरोध आपकी कॉपी में ना चला जाए, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। आगे, अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय विवादित नदियां।
जो नदी दो या इससे अधिक देशों से होकर प्रवाहित होती है उसे अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं। भारत की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नदियां सिंध है, झेलम है, चिनाब, रावी, सतलज, काली, गंडक, कोसी, तीस्ता, गंगा, हरियभंगा इत्यादि हैं। इसके जल पर इनके जल पर भारत एवं तत्संबंधित पड़ोसी देशों का अधिकार होता है। इस संदर्भ में सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच 1960, ये डेट याद करनी है आपने, सिंधु जल समझौता हो चुका है। इंडस, झेलम, चिनाब के जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, हम केवल 20% जल का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे की जो 3 नदियां हैं, पहले क्रम याद रखना है आपने, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। रावी, व्यास, सतलुज के जल का प्रयोग हम करेंगे। ऊपर वाली 3 नदियों के जल का 20% जल का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। हम जब ऊपर 3 नदियों पर या उसकी सहायक नदियों पर कुछ करते हैं, डैम बनाते हैं या कोई काम करते हैं या कोई सुरंग वर्ल्ड बैंक चला जाता है। ठीक है। और फिर वर्ल्ड बैंक से एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि नहीं भारत ठीक है, क्योंकि हम ठीक ही रहते हैं हमेशा। लेकिन वो रोना रोता रहता है किस चीज का, कि जी इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन हो गया जी, हमें बड़ी दिक्कत हो गई। चलो, तो जो समस्याग्रस्त लोग होते हैं वो हमेशा समस्या से ग्रस्त ही रहते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है। देखे होंगे आपने, जब कभी आपका भवन निर्माण होता है तो एक आध पड़ोसी जरूर होंगे जो खड़े हो जाएंगे, क्या करने के लिए, धूल आ रही है, अपना तब नहीं देखेंगे, पर खुद जब समस्याग्रस्त होंगे, भाई हमारे भी तो बन रहा है, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये प्रक्रिया है, मेरा बना तो दूसरे का भी बनेगा। लेकिन कुछ है लड़ने के लिए, अड़चन में तैयार रहते हैं, तो हर जगह मिलते हैं कि ऐसे लोग। वो एक डिबेट होती थी ना कि टीवी और सिनेमा ने बर्बाद किया है, तो फिर उस डिबेट में बोला गया, फिर रावण के समय तो टीवी और सिनेमा नहीं था, फिर वो क्यों बिगड़ा। तो हर उसमें हर युग में आपको क्या दिखेंगे इस प्रकार के लोग। भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी विवाद है, भारत पाकिस्तान के मध्य झेलम नदी पर तुलबुल नौकायन परियोजना, चिनाब नदी पर बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, झेलम नदी पर किशनगंगा विवाद, ये सब विवाद हैं पाकिस्तान के साथ। भारत नेपाल के बीच महाकाली विवाद, जिसके विस्तार एवं विकास हेतु दोनों देशों के बीच 1996 में संधि हुई है। उसके बाद भारत बांग्लादेश के बीच में तीस्ता जल विवाद, कौन सा विवाद, तीस्ता जल विवाद आ गया भाई, भारत बांग्लादेश, ऊपर करो। गंगा जल विवाद, फरक्का बैरेज विवाद, भारत में अधिकांश नदियां 2 राज्य से होकर बहती है, जिन्हें अंतरराज्य नदी कहा जाता है। सिंचाई हेतु इन नदियों के जल के बंटवारे हेतु दोनों राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है। भारत उल्लेखनीय अंतरराज्य नदी विवाद निम्नलिखित हैं। यमुना जल विवाद, हरियाणा के जगाधरी जनपद में यमुना नदी पर निर्माणाधीन हथनी कुंड परियोजना, ये सुनते रहते होंगे बार बार आप, दिल्ली हरियाणा लड़ाई चलती रहती है। हथनी कुंड परियोजना से उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य विवाद गहराया है ना। कई बार क्या करते हैं वो, दिल्ली का पानी रोक देते हैं, दिल्ली ठहर जाती है एकदम से, बिना पानी के तो कुछ नहीं, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। कुछ लोग हैं यहाँ पर, बड़ा सुंदर गांव है उनका, पानी नहीं है, लेकिन क्यों, पानी आ जाए तो फिर बहुत बड़े जमींदार लोग बैठे हैं यहाँ पर, करोड़ों रुपए की संपत्ति है उनके पास, लेकिन बिना पानी के उस संपत्ति की कोई वैल्यू नहीं है ना। जेट पंप लगाओ, गंगा का पानी लेके जाओ, फिर देखो आपकी जमीन की कीमत क्या होगी। नहीं, फिर क्या है भाई, कावेरी जल विवाद, ये तो आईएएस के पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन रहा है, पुराने समय में पूछा जाता। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों के मध्य कावेरी जल के बंटवारे को लेकर कावेरी जल विवाद है। आगे कृष्णा नदी जल विवाद, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध को ऊंचा किए जाने को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य जल विवाद है ना। नरौदी जल विवाद, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच में है ये।
विमता धारा नदी पर उड़ीसा के गंजाम जिले में बने नरौदी बांध पर उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के मध्य जल के बंटवारे से संबंधित विवाद है। ठीक है, और विवाद दे रखे हैं, फिर लिस्ट पढ़ते हैं। पहले विवाद बता दो मुझे सारे, इतने ही है। चलो नीचे नीचे करो, पहले बॉक्स पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा कुछ खास ध्यान रखना आपने। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित हो चुका है, ये चिनाब नदी पर है। दलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर है। किड़थई बांध चिनाब नदी पर है। सावालकोट बांध चिनाब नदी पर है। पाकलदुल परियोजना पाकलदुल बांध चिनाब नदी पर है। उड़ीपन विद्युत झेलम पर है। निम्बू बाजको परियोजना, नीमू लिखा हुआ है, हम निम्बू बोलते थे उसको, निम्बो बाजको परियोजना सिंधु नदी पर है। दुमखर परियोजना किस पर है? सिंधु नदी पर है। बुरसुर परियोजना बुरसुर नदी पर है। चुटक परियोजना सुरु नदी पर है। रातले परियोजना चिनाब नदी पर है। अब बस यही होता है, जब आप इस फील्ड में आते हो तो ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं, रातले, चुटक, बुरसुर। ये नहीं सुना होगा बचपन से आपने, यही सुना होगा क्या? भाखड़ा नांगल बांध यही पढ़ा होगा। टिहरी बांध, और क्या पढ़ा था? हीराकुंड बांध, ये पढ़ा होगा बचपन में। यहां पढ़ने को मिलती है परियोजनाएं बहुत सारी। हाँ, कितना बर्डन है, नहीं है ना? ज्यादा है। भूल के भी मत सोचना, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जितना बर्डन इन पर है। और उस उम्र में आप तो बच्चे हो अभी, उनके मेरे ख्याल से एक चौथाई भी नहीं हो, है ना? तो उन पर कितना प्रेशर होगा ये सोचो। आपको तो क्या करना। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानता हूं कि जो पुगले में बैठा हुआ है, जो सड़क बना रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर तो उस पर है। कब ऊपर से पत्थर पहाड़ गिर जाए। कम से कम ऐसा तो नहीं है। आप तो क्या करना, आपने किताब लेनी है, बैठना है, पढ़ना है, रजाई ओढ़ी भी है ना? पढ़ते पढ़ते सो जाना है, यही तो करते हैं। एक टॉपर से पूछा गया कि क्या करते थे, उसने कहा जैसे ही मैं सोता था तो फिर मुझे याद आता था कि मेरा जो राइवल है वो शायद पढ़ रहा होगा, इसलिए मैं और पढ़ता था। फिर नींद आती थी, फिर सोचता था कि मेरा राइवल जो कहीं बैठ के पढ़ रहा होगा, जो मेरे से ज्यादा नंबर ना ले आए कहीं। फिर पढ़ता था, सोता था, बताता था कि 5 घंटे में सोता था, फिर 1 घंटे दिन में एक पावर नैप होती है ना, तो 1 घंटे की पावर नैप, मतलब जैसे पढ़ लिया, 1-1.5 घंटे पढ़ लिया, 15 मिनट की योग निद्रा में चले गए, फिर उठे, फिर पढ़े, फिर 2-3 घंटे पढ़ लिया, फिर 10 मिनट की पावर नैप जिसे बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा इतनी पावरफुल होती है कि आप 8 घंटे सोए, उसमें भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी। 15 मिनट की योग निद्रा में आपकी नींद क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे। लेकिन उसके लिए दिमाग फिर उतना थका हुआ भी होना चाहिए। ठीक है, ज्ञातव्य विवाद, टिहरी बांध विवाद तथा ये क्या है, अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए अब तक गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रावी, व्यास नदियों के जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। ध्यातव्य है कि नर्मदा बांध विवाद, टिहरी बांध विवाद तथा कोयल कारो परियोजना बिहार विवाद इत्यादि पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर है, ना कि अंतरराज्य जल विवाद। सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। एक तरफ से टिहरी बांध बन रहा था, एक तरफ से सिलियारा के संत कौन, सुंदरलाल बहुगुणा, जगह जगह लिख रहे थे, जिसने भी गंगा को छेड़ा डूब गया उसका बेड़ा। बात तो सही कर रहे थे वैसे वो, लेकिन ये भी पक्का है कि हमें विद्युत की आवश्यकता है, इरिगेशन की आवश्यकता है, और क्या, किस चीज की आवश्यकता है? पेयजल की आवश्यकता है, अन्य चीजों की आवश्यकता है। तो कहां से कर रहे हैं? या तो कोई नया तरीका ढूंढे। कुछ लोग हरिद्वार में बैठकर, या जीवन भर एसी में जिन्होंने अपना जीवन काटा है, कोई कुछ प्रोफेसर यहाँ की क्या करते हैं, योजनाओं को बंद कर देते हैं। लोहारी नागपाला बंद कराई, पता नहीं कितना खर्चा हो गया था, 60% से ज्यादा बन चुकी थी मेरे ख्याल से, लेकिन लोहारी नागपाला को एक कानपुर के प्रोफेसर साहब ने क्या कर दिया, इतना प्रेशर दिया कि बंद करवा दिया। तो भैया सबसे पहले तो अपने घर की बिजली कटवाओ, अपने टेंट में जो एसी लगाओ उसको हटाओ, वैसे बैठो, गर्मी में बैठो।
आपको प्रकाश की आवश्यकता क्या है? आप विरोध कर रहे हो ना परियोजना का, आपको बिजली भी चाहिए और साथ में परियोजना नहीं चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये है पहाड़, है ना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, यूपी लोअर में पूछ चुका है, नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, थोड़ा बड़ा करो भाई, एक तरफ का लो खाली। परियोजना का नाम, संबंधित क्षेत्र, राज्य। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर तो सुना ही होगा आपने, हा? उत्तराखंड में ओंकारेश्वर मंदिर कहां है? ऊखीमठ, ऊषा मठ। ऊषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था वहां पर। ऊषा कौन? बाणासुर की पुत्री। अनिरुद्ध कौन? कृष्ण का, भगवान कृष्ण का नाती, पोता, नाती। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। जब कभी उखी मठ की तरफ जाएं, उषा मठ की तरफ जाएं, तो वहां पर जाना, वहां आज भी आपको एक वेदी दिखेगी जिस पर फेरे लिए थे, 7 फेरे। किसने? एक असुर था बाणासुर, उसकी पुत्री उषा और कृष्ण जी के नाती कौन? अनिरुद्ध। ठीक है, उनका विवाह हुआ था। दोनों दुश्मन थे, समधी जो थे दुश्मन थे। कृष्ण का दुश्मन कौन होगा? एक असुर होगा, और असुर कौन था? बाणासुर, है ना। पुत्री के स्वप्न में आया। किसके स्वप्न में आया? पुत्री के सहेली के स्वप्न में कुछ कोई राजकुमार आया, उसने उसकी तस्वीर बना ली। उषा ने कहा विवाह तो इसी से होगा। किससे? अनिरुद्ध से। और फिर विवाह हुआ। क्या हुआ? राजहट, बालहट, स्त्रीहट। और भी कोई हट होती है? राजा ने अगर हट कर दी, बच्चे ने अगर हट कर दी, स्त्री ने अगर हट कर दी, तो फिर उस हट के सामने फिर कुछ नहीं है। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। रामगंगा परियोजना उत्तराखंड में है, रामगंगा पर है। फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में, हुगली पर है। मयूराक्षी कनाडा बांध उपनाम है इसका, कनाडा बांध। मयूराक्षी परियोजना झारखंड में, पश्चिम बंगाल की, मयूराक्षी नदी पर है। कंसावती परियोजना जो है वो किस पर है? कभी कांगसावती बोलते थे, अभी कंसावती। कुछ किताबों में पहले कांगसावती लिखा होता था। कंसावती पश्चिम बंगाल में, कसावती और कुंवारी नदियों पर है। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल व झारखंड की परियोजना है, दामोदर नदी पर है। रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है। रणजीत सागर बांध पंजाब में, रावी नदी पर है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा है? महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ पता है? कौन थे? क्वेश्चन आया एक बार, किस मिस्ल के थे? सिखों में 12 मिसलें होती हैं, उसमें एक मिसल थी सुकरचकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। एक आंख युद्ध में फूट चुकी थी शायद उनकी। ठीक है, बड़े ही खतरनाक व्यक्ति, मतलब खतरनाक मतलब योद्धा। नेपोलियन बोनापार्ट को अगर कोई रोक सकता था तो महाराजा रणजीत सिंह थे। इस बात को अंग्रेजों ने समझ लिया था, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के राज्य को नहीं छेड़ा अंग्रेजों ने तब तक, जब तक नेपोलियन मर नहीं गया। बफर स्टेट के रूप में क्या किया? पंजाब का क्या किया उन्होंने? यूज किया। अच्छे संबंध रखे महाराजा रणजीत सिंह के साथ। रणजीत सिंह अंग्रेजों की चालाकियों को नहीं समझ पाए। उनको नहीं पता था कि ये मेरा यूज, मतलब मेरे से क्यों नहीं, मेरे से अच्छे संबंध क्यों बना रखे इन्होंने। नेपोलियन जब मर गया तो फिर दिखा दिया रंग किसने? अंग्रेजों ने, है ना। 1809 में होती है कोई अमृतसर की संधि, होती है, जिसमें एक सिपाही दुखी होकर बोलता है। उसका कथन पूछा गया एक बार पेपर में। सिखों में कोई भी अपने बच्चे का नाम लाल सिंह नहीं रखता। क्या नहीं रखता? जैसे हम जयचंद पढ़ते हैं ना, गद्दारों में नहीं आते नाम जयचंद। देश के गद्दारों में जो पहला गद्दार है वो आम्भी है। कौन है? आम्भी। इस देश में ये समस्या रही कि गद्दार भी हुए। आम्भी ने दिखा दिया किसको? सिकंदर डर गया था, सिकंदर की सेना डर गई थी। झेलम के किनारे युद्ध से पहले सिकंदर की सेना ने हाथ खड़े कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था हम जा रहे हैं वापस, भाई हमारे बस का नहीं है। हाथी है सामने, पहली बार देखे थे उन्होंने हाथी। क्या देखे थे? हाथी पहली बार देखे थे। यहाँ की सेना, उन्होंने कहा वहां से यहां तक तो जीत लिया हमने, अब इनसे जीतना संभव नहीं है। पिक्चरों में अभी तक ढंग से नहीं दिखाया गया है, ये नहीं दिखाया गया पोरस था कौन, कैकई वंश का जो पोरस था वो क्या चीज थी। ठीक है, एक गद्दार की वजह से हार गया पोरस। किससे? सिकंदर से, वरना सिकंदर के हाथ पैर तोड़ देता वही। तो सेना डर गई। अब आम भी था बताने वाला, महाराज डरो मत,
हाथी पर हमला करो, अपनी सेना का क्या करेगी, नाश करेगी। और ऐसे दिन लड़ाई लड़ो जिस दिन बारिश हो। इनके धनुष पैर पर रखकर चलाते हैं ये। किस पर? इनके पैर फिसलेंगे, निशाने नहीं लगेंगे। समझ में आया? तो बहुत सारी चीजें, तो उसको गद्दार बोला जाता है। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, राय पिथौरा के समय में हम एक गद्दार देखते हैं। कौन? जयचंद। बोलते हैं ना, रामायण में हमने पढ़ा विभीषण, घर का भेदी लंका ढाए। ऐसे ही सिखों में जो है वो लाल सिंह है ना, महारानी झंडन। फिर लास्ट में उनके जो पूर्वज थे दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह, उनको भेज दिया गया पेंशन देके कहां? इंग्लैंड। उनके वंशज वहीं रहते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, तो गजब के थे महाराजा रणजीत सिंह भी। उनकी जो फौज थी उससे डरते थे। जैसे आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते एनएसजी, वैसे ही उनके पास थे 2000 सिपाही ऐसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड टाइप के, उनसे भी खतरनाक। चलो जी, भागड़ा नांगल बांध, ये बचपन से पढ़ रहे हैं आप। सतलज नदी पर पंजाब हरियाणा राजस्थान की है। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान व्यास नदी। चमेरा परियोजना, चमेरा ये बार बार पूछता है भाई, हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है उत्तराखंड को हिमाचल से। ठीक है, अनुभव अच्छे हैं हिमाचल के पास, उसके अनुभव से सीखना चाहिए हमें। रावी, चमेरा किस पर है? रावी पर। शरावती परियोजना कर्नाटक में है, शरावती। काली परियोजना कर्नाटक में है, काली। पल्ली वासल परियोजना केरल में है, मदिरा पूजा। ढिकरोंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, रंगा नदी। अपर लोहित परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, लोहित पर। दम्बुए परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। कोपली परियोजना असम में है। ठीक है, और देखो, एक बार आईएएस का एक व्यक्ति से पूछा गया कि अगर आपको हम सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप क्या करोगे? क्या आंसर दिया उसने? उसने कहा मैं ट्रक चलाऊंगा। जो बोर्ड था वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा मैं ट्रक लूंगा और ट्रक चलाऊंगा। बोर्ड के लोगों ने कहा यार ये अजीब सा उत्तर है, बिल्कुल अर्श से और फर्श पे। तो पूछा गया भाई ऐसा क्यों ट्रक पढ़ ट्रक चलाने के बहाने क्या करूंगा? मतलब अपनी आमदनी भी करूंगा, बहुत जरूरी थोड़ा है कि अधिकारी बनना है। ट्रक चलाऊंगा जगह जगह, क्योंकि ट्रक की जो होती है वो भाई बस कहां तक ले जाओगे आप? ट्रक तो ऑल इंडिया चलते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सामान ढोऊंगा, उससे पैसा भी कमाऊंगा और हर चीज को देखूंगा। हर मंदिर, जो मैंने अभी तक क्या किया है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, जो भी मैंने चीजें देखी हैं उसको मैं अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। कितना अच्छा आंसर था। सिलेक्ट हुआ वो व्यक्ति। ट्रक मत ले लेना आप कल, है ना। पर हाँ, एक बहुत अच्छा काम है, अभी युवा हो, अविवाहित हो, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, गिम्बल। एक गिम्बल लो, एक फोन लो और निकल पड़ो। हाँ, पूरे देश में। और जो चीजें हम ये पढ़ रहे हैं ना, इन सब की वीडियो बना दो कि देखो भाई कोयना परियोजना ये है, कोयना डैम पूरा, उस पर क्या करो, कई साल लगेंगे लेकिन आसान हो जाएगा। क्या करना? पढ़ना। अब हम पढ़ रहे हैं कि जी कृष्णदेव राय ने ये वाला मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर बनाया और हजारा का मंदिर बनाया। यार दिखा दो ना एक बार हजारा का मंदिर पूरा। वैसे तो मिल जाते हैं, पर एक पूरा सीरीज बना दो कि हजारा का मंदिर ये है, कृष्णदेव राय ये है, वहां के स्थानीय लोगों से कृष्णदेव राय के बारे में वो क्या सोचते हैं, है ना। और उत्तराखंड से शुरू करो, पहले 52 गढ़ों की यात्रा करो, 52 गढ़ों को देखो, लोगों से, बुजुर्गों को पकड़ो, उनसे पूछो, और जो वो गाते हैं ना महिलाएं, उनका अर्थ निकालने का प्रयास करो। संस्कृति जो थी उसको समझाओ और फिर पूरे देश की संस्कृति को समझाओ। पहले देश को समझाओ, फिर विश्व को समझाओ, और फिर क्या बन जाओ? हाँ जी, विश्व गुरु बन जाओ। हर एक चीज को, क्या, जहां पर जो चीज, अगर कहीं पर मार्शल आर्ट है तो उसके बारे में बताओ। ठीक, तो पूरा देश घूमने में कितने साल लग जाएंगे? कराते तो लवासना वाले भी हैं आपको, उसको बोलते हैं वो भारत दर्शन। क्या बोलते हैं? अब बड़ी जल्दी में होता हो। अब अंडमान निकोबार चले गए, अब पूरा सेल्युलर जेल वगैरह दिखाई पूरा। अब जी तमिलनाडु चले गए, तंजावुर में चले गए, अब जी महाराष्ट्र में चले गए, कभी ट्रेन से, कभी कहीं से, फिर ट्रैकिंग कराते हैं, फिर अलग अलग चीजें दिखाते हैं।
ठीक है, वो भी कराते हैं, लेकिन वो जल्दी में होता है। आराम से करो, हर जगह का भोजन करो, उस भोजन की विशेषताएं देखो, क्यों यहाँ का भोजन ऐसा क्यों हुआ है, उत्तराखंड के लोग पीस के क्यों खाते हैं, क्यों खाते होंगे? अरे भाई, आपके जो आधे से अधिक खाना है वो पीस कर खाते हो कि नहीं खाते हो? दालों को पीस कर खाते हो, प्रोटीन तो चाहिए चाहिए। इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा खेत, इतने बड़े बड़े रास्ते बनाने के लिए कितना श्रम किया होगा उन लोगों ने, ठीक है? तो इतनी भूख थी कि भाई बस पेट को नहीं करने देना ज्यादा काम, बस सीधे खाओ और सीधे एनर्जी, और फिर काम पे लग जाओ। इसलिए अधिकतर भोजन यहाँ के उत्तराखंड के जो पिसे हुए, चौसा, फाना, और क्या क्या होता है वाले के, हाँ, मिठाई भी ऐसी है हमारे, रोटे भी पीसे हुए हैं, और जो क्या होते हैं, और खूब तला भुना है, मिठा गुड़ वुड़ सब है, अरसे हैं, पीस के है ना, साबुत क्यों नहीं है? इसीलिए फिर हर जगह का देख के आओ। अब कल मत चल देना कहीं साइकिल लेके, है ना, पता लग यहाँ से गिम्बल गायब हो गया और एक व्यक्ति का फोन गायब हो गया, और कहाँ गए कि भाई चल पड़ेगी अब, है? फिलहाल पढ़ लो, घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है। दोयांग परियोजना नागालैंड में है, दोयांग नदी पर है। लोकटक परियोजना मणिपुर में है, लोकटक झील भी है ना? खुंगार, इम्फाल। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, इसकी वजह से भूकंप आया था भाई महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, रिहंद नदी पर। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बेतवा नदी पर। आगे लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कृष्णा नदी पर। जहां कृष्ण होंगे वहां अर्जुन होंगे। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश तेलंगाना कृष्णा नदी पर। यह लक्ष्मीबाई सागर बांध जरा कुछ खास लग रहा है, ठीक है, बेतवा नदी पर। एक लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन का भी बहुत बड़ा कॉलेज है, कहाँ है? ग्वालियर। सबसे अच्छी फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षा दी जाती है वो ग्वालियर में दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन का जो कॉलेज है उसको देख लो, नाम क्या है उसका, नाम देखो। सबसे अच्छे पीटीआई जो इंटर कॉलेज में देखे होंगे आपने, कहां से निकलते हैं? लक्ष्मीबाई, नाम बताओ इस कॉलेज का। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कहाँ है? ग्वालियर। ग्वालियर में है। शिक्षक बनना है अगर फिजिकल एजुकेशन में जाइए, जीवन भर फिट रहेंगे। एक ये फालतू चीजें जो दिमाग वाली जो हैं, ये इनसे दूर रहोगे। हालांकि फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ाई होती है, पर जब आप कॉलेज में आते हो तो बच्चों को, एक तो युवाओं के बीच में रहोगे तो हमेशा युवा रहोगे, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा खुश कब रहते हैं? खेलने में। और सबसे ज्यादा दुखी कब रहते हैं? पढ़ने में। तो एक तो दुखी चेहरे नहीं दिखेंगे आपको, है ना? दूसरा, उनके साथ जब आप खेलोगे बताओगे तो क्या रहोगे? फिट रहोगे हमेशा। मतलब शिक्षक जो एक पेशा है, इसमें जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। एक ही शिक्षक है जो जल्दी बूढ़ा नहीं होता, वो पीटीआई होता है। वो पहले भी वैसे ही होते हैं, छात्र बूढ़े हो जाते हैं, पीटीआई साहब वैसे ही रहते हैं कि सर आप तो अभी भी जवान है, कैसे हैं बेटा? फिजिकल एजुकेशन, समझ में आया? फिट रहने की तनख्वाह मिलती है और फिट रखने की तनख्वाह मिलती है। ये कंसेप्ट भी दिमाग में आ गया शायद। अब कल ग्वालियर में मत मिलना, है ना? फिलहाल पढ़ लो इसे। नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा परियोजना होगी। पोचमपाद परियोजना, ये कभी यूपीपीसी से क्वेश्चन रहा है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की है। गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की गंडक। धालेश्वरी परियोजना मिजोरम की है। रंगित परियोजना सिक्किम की है। तुईरियाल परियोजना मिजोरम की है। तुईबाई परियोजना मिजोरम की है। रातले परियोजना जम्मू कश्मीर की है ना? रातले परियोजना जम्मू कश्मीर की है। एक क्वेश्चन याद आया मुझे जम्मू कश्मीर से, राउफ और हिकात क्या है? राउफ और हिकात ऐसा ही है जैसे पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा होता है ना। भांगड़ा कौन करते हैं?
पुरुष करते हैं। गिद्दा कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। राउफ कौन करते हैं? हाँ जी। और हिकात? हाँ जी, हिकात पुरुष करते हैं, राउफ महिलाएं करती हैं। तो क्या मैं राउफ की तुलना गिद्दा से कर सकता हूं पंजाब के? ये देश की वो देखो ना कितना बढ़िया है, महिलाओं के अलग नृत्य बनाए गए हैं, पुरुषों के अलग बनाए गए हैं। कुछ नृत्य ऐसे हैं लेकिन जो पुरुष और महिलाएं मिलकर करते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर बता दिया आपने, फिर दोबारा क्यों आ गई भाई? नागार्जुन सागर बता दिया था अभी, कृष्णा पर है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम पर है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, झेलम पर है। पंचेत हिल बांध झारखंड में है, दामोदर नदी पर है। कोसी परियोजना बिहार में है, कोसी पर है। उकाई परियोजना इसने बड़ा परेशान किया हम लोगों को अपने समय में। उकाई परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। कई बार उकाई परियोजना पूछा गया। माही परियोजना गुजरात राजस्थान माही पर है। साबरमती परियोजना गुजरात में साबरमती पर है। पनाम परियोजना गुजरात में पनाम पर है। करजन गुजरात में है, करजन नदी पर है। ऊपरी कृष्णा कर्नाटक में कृष्णा पर है। घाट प्रभा मालप्रभा किसकी ट्रिब्यूटरीज है? घाट प्रभा मालप्रभा। हाँ जी, घाट प्रभा और मालप्रभा किसकी है? प्रश्न है कि उत्तर है? कॉन्फिडेंस के साथ बोले ना, तब मैं यहां से बोलूंगा, क्योंकि यहां से अगर मैंने गलत बोल दिया गड़बड़ हो जाएगा सब। कृष्णा की है ना। घाट प्रभा मालप्रभा। तवा मध्य प्रदेश में तवा नदी पर। चंबल, चंबल राजस्थान में है। रविशंकर सागर मध्य प्रदेश में महानदी पर है। हसदो बांगो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है भाई। हसदो बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ में हसदो नदी पर है। बारगी मध्य प्रदेश में बारगी नदी पर है। भीमा फर्स्ट महाराष्ट्र में पवाना पावना पवाना भीमा से पावना पवाना पवाना महाराष्ट्र में पवाना। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी पर है। कुकांडी परियोजना महाराष्ट्र में कुकांडी नदी पर है। छोम बांध महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर है। ऊपरी पेनगंगा महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड उड़ीसा महानदी पर है। बताइए आपको। परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है ना। सतलज और ब्यास। तिलैया मैथान बाल पहाड़ी, बेल नहीं है बाल पहाड़ी, ये सब ये से क्वेश्चन नहीं वाले। तिलैया बांध ये दामोदर घाटी परियोजना के भाग हैं। झारखंड बराकर नदी पर है। पेरम्बीकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु केरल पेरम्बीकुलम नदी पर है। पेरियार इडुक्की परियोजना, इडुक्की के नाम से पूछता है कई बार, किसके नाम से? पेरियार इडुक्की परियोजना केरल पेरियार इडुक्की पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड आपको बताइए, भागीरथी भिलंगना। पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश राजस्थान हरियाणा गुजरात दिल्ली पार्वती नदी पर है। संजय सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश वेनगंगा नदी पर है। संजय सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश वेनगंगा पर है। और एक हिमाचल की अंडरग्राउंड परियोजना है, उसका नाम क्या है? संजय जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? फिर परेशान। संजय जल विद्युत परियोजना भूमिगत परियोजना है, हिमाचल प्रदेश की है। किस नदी पर है? हिमाचल में किन्नौर जिले में कौन सी नदी? भाभा, भाभा नदी पर। ऐसी थावर सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में थावर नदी पर है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश में दरगी नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। एक काम करना ना, जम्मू कश्मीर अलग कर देना, मध्य प्रदेश अलग कर देना, ऐसे कर करना, ठीक है। ये काठी बांध लिख रहा है भाई, कौन सा बांध है? रामगंगा पर। कुठार बांध, काठी कौन सा हुआ उत्तराखंड में? ढूंढो भाई, काठी है? नहीं, कालागढ़ है ये, ठीक है। रामगंगा पर है कालागढ़ वाला। काठी कौन सा है? इसी का नाम है काठी? नहीं नहीं, काठी बांध उत्तराखंड दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा ना उत्तराखंड में, मैंने भी नहीं सुना भाई।
गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पर है। औराई परियोजना राजस्थान औराई नदी पर है। गिरना परियोजना महाराष्ट्र गिरा नदी पर है। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र पूर्णा नदी पर है। थीन बांध के इंपॉर्टेंट है भैया, थीन बांध परियोजना पंजाब रावी नदी पर है। काकरापारा परियोजना गुजरात में तापी नदी पर है। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह भी है। काकरापारा परियोजना में, काकरापारा याद रखना आपने, गुजरात में परमाणु विद्युत गृह भी है। पोंग बांध परियोजना, ये भी बहुत बार पूछता है, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर। नाथपा झांकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। सबरीगिरी परियोजना ऊपर करो भाई, केरल में पंबा और कम्बी, पंबा और कम्बी नदी पर। कालागढ़ बांध, ये ठीक है, कालागढ़ बांध उत्तराखंड में रामगंगा पर है। मेजा बांध राजस्थान में कोठारी नदी पर है। मलम पूजा केरल में मलम पूजा नदी पर है। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु कुंडा नदी पर है। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश उड़ीसा मचकुंड नदी पर है। हिडगल परियोजना कर्नाटक घाट प्रवाह पर है। कालिंदी परियोजना कर्नाटक कालिंदी नदी पर है। सहार बासी परियोजना कर्नाटक में है। स्वर्णरेखा परियोजना उड़ीसा झारखंड स्वर्णरेखा नदी पर। दुर्गापुर बैरेज परियोजना पश्चिम बंगाल दामोदर नदी पश्चिम बंगाल झारखंड। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार कंसावती नदी पर। बाण सागर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर है। सोन परियोजना बिहार सोन नदी पर है। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश शारदा नदी पर है। तीस्ता परियोजना सिक्किम, ये चर्चाओं में रहा है, बाढ़ आई थी अभी, सिक्किम तीस्ता नदी पर है। महाकाली नदी घाटी परियोजना टनकपुर भारत नेपाल महाकाली। कोयलकारो परियोजना झारखंड कोयलकारो पर है। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है। तुलबुल जम्मू कश्मीर झेलम। शिव समुद्रम कर्नाटक कावेरी। मैटूर बांध तमिलनाडु कावेरी। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश कृष्णा। अलमाटी बांध आंध्र प्रदेश कृष्णा। चुटक पनबिजली कारगिल सुरू नदी पर, चुटक पनबिजली परियोजना। निम्बोबाज को लद्दाख सिंधु नदी पर। ऊपर करो भाई, ऊपर करो। और पूरी पनबिजली परियोजना बारामूला जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर। कल्पसर परियोजना गुजरात खंबात की खाड़ी में। पांपा परियोजना आंध्र प्रदेश पांपा नदी पर। दमनगंगा परियोजना गुजरात दादर नागर हवेली दमनगंगा पर। सुइल परियोजना हिमाचल प्रदेश सुइल नदी पर। पूरा एक बार कर दो ऊपर, दिख नहीं रहा हो। हाँ, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। कलपोंग परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलपोंग नदी पर। बाली मेला परियोजना उड़ीसा सिलेरू। निजाम सागर परियोजना तेलंगाना मंजरा नदी पर। गोदावरी की सहायक नदी है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर मिलती है मंजरा, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है। रामगुंडम परियोजना तेलंगाना, रामगुंडम परियोजना तेलंगाना गोदावरी नदी पर। टाटा जल विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, टाटा के नाम से। टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र भोरघाट। भद्रा परियोजना कर्नाटक भद्रा। पापनाशम परियोजना तमिलनाडु ताम्रपर्णी। पायकारा परियोजना तमिलनाडु कुंडा। रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश रंगा। पापुम पाप परियोजना अरुणाचल प्रदेश। कामेंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश। पाकी जल विद्युत परियोजना। इस नॉर्थ ईस्ट को मत छोड़ देना, इसको जरूर याद करना, ठीक है। यूपीएससी आजकल नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। तिपाई मुख परियोजना मणिपुर बराक नदी पर। थिरुथानी बांध पेरियार केरल पर। आगे है, हो गया ठीक। अब गुस्सा आ रहा होगा मेरे पे, कितना बोल रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा।